शाम का वक्त। दिव्या ने अपनी और देवांश की सारी पैकिंग कर ली थी, जिसमें पाखी ने उसकी बहुत मदद की थी। अब बस वो लोग जाने के लिए निकलने वाले थे। सभी लोग हॉल में ही बैठे हुए थे। तभी दिव्या और देवांश सबके बीच आते हैं और सबसे मिलने के बाद वो लोग गाड़ी में बैठकर जाने लगते हैं, तो सब लोग उनको हाथ हिलाकर बाय बाय बोल रहे थे। कुछ ही देर में दिव्या और देवांश की गाड़ी रोहित ने डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर रोकी। दिव्या और देवांश दोनों अंदर की तरफ चले जाते हैं और रोहित उनके पीछे पीछे चला जा रहा था। कुछ ही देर में उनका लगेज चेकिंग हो चुकी थी और वो फ्लाइट में बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में उनकी फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी। दिव्या और देवांश बिजनेस क्लास में बैठे हुए थे। दिव्या और देवांश की फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती है तो दिव्या कसकर देवांश का हाथ पकड़ लेती है और अपनी आंखें भींच लेती है। ऐसा नहीं था कि दिव्या फर्स्ट टाइम फ्लाइट में बैठी थी, पर उसे तब डर लगता था जब फ्लाइट टेक ऑफ करती थी। देवांश चुपचाप बैठा हुआ दिव्या की पीठ सहला रहा था। उसके डर को कम करने की कोशिश कर रहा था। कुछ ही देर में दिव्या नॉर्मल हो जाती है और देवांश के कंधे पर सिर रखकर आंखें बंद कर लेती है। देवांश चुपचाप उसके बालों में हाथ फेरने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रायचंद फैमिली में सब लोग दिव्या और देवांश के जाने के बाद हॉल में ही बैठे हुए थे। तभी गेट से गुंजन और सुहान रायचंद पैलेस में एंटर करते हैं। उन दोनों को देखकर सब हैरान हो गए थे। उन दोनों की ही हालत कुछ ठीक नहीं थी। दोनों को चोट लगी हुई थी। गुंजन के सिर पर पट्टी बंधी हुई थी और सुहान के भी हाथ पर प्लास्टर लगा हुआ था। उन दोनों को देखकर सबके चेहरे पर परेशानी और दुख भरे भाव थे कि इन दोनों की ऐसी हालत कैसे हुई। तभी पाखी और नील दोनों जल्दी से उठते हैं और गुंजन और सुहान के पास जाते हैं और उनको सहारा देकर लेकर आते हैं। गुंजन और सुहान सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी पाखी परेशानी से बोलती है, गुंजन, सुहान, तुम दोनों तो अपने मॉम डैड के साथ लंदन जाने वाले थे ना, किसी मैरिज में। तभी नील ने कहा, हाँ, और ये तुम दोनों की ये हालत कैसे हुई। नील और पाखी दोनों की हालत बाकी फैमिली से कुछ ज्यादा ही खराब हो रही थी। नील और पाखी दोनों का प्यार गुंजन और सुहान इतने दर्द में थे कि उन दोनों को दर्द में देखते हुए नील और पाखी का दिल बहुत दर्द हो रहा था। सभी लोग गुंजन और सुहान के कुछ बोलने का इंतजार कर रहे थे क्योंकि सबको गुंजन और सुहान की चिंता हो रही थी। तभी दादाजी ने कहा, गुंजन, सुहान बेटा, बताओ भी, क्या हुआ है तुम दोनों के साथ। इतनी चोट कैसे लगी तुम दोनों को। गुंजन और सुहान एक दूसरे का चेहरा देखते हैं और फिर सुहान एक गहरी सांस लेते हुए बोला, वो दादाजी, असल में हुआ यूं कि। फ्लैशबैक। गुंजन की बर्थडे पार्टी खत्म होने के बाद सारे गेस्ट चले गए थे और अभी वहां पर सिर्फ रायचंद परिवार, सिंघानिया परिवार और मल्होत्रा परिवार मौजूद था। दादाजी, दादी जी, अंजलि जी, सुभाष जी, जानकी जी, हितेश जी, सौम्या और सोमांश, यह सब लोग एक टेबल पर बैठे हुए थे। यहाँ पर दिव्या और सुहान के रिश्ते की बात चल रही थी। रायचंद फैमिली को सुहान दिव्या के लिए अच्छा लड़का लग रहा था, इसलिए सुभाष जी ने कहा, हम कल ही दिव्या से बात करते हैं। अगर दिव्या के दिल में सुहान के लिए जरा भी चाहत हुई तो हम दोनों बच्चों की शादी करवा सकते हैं। तभी जानकी जी ने कहा, जी भाई साहब, आप कल दिव्या से जरूर बात कर लीजिएगा। और अगर दिव्या की हाँ हुई तो हम लोग लंदन से आने के तुरंत बाद सगाई और शादी की बात आगे बढ़ा देंगे। लंदन? आप दोनों लंदन जा रहे हैं क्या बहन जी? यह बात अंजलि जी ने कही। हाँ, असल में मेरी और सोमांश की बड़ी बहन लंदन में ही रहती हैं और अगले 5 दिन बाद उनके बेटे ऋतिक की शादी है, इसलिए हम लोग कल वापस जयपुर जाएंगे, उसके बाद परसों वहीं से लंदन के लिए निकलेंगे। अब तक वहां पर सब लोग आ चुके थे, नील, दिव्या, राज, रोमी, पाखी, गुंजन और सुहान। ऋतिक की शादी की और लंदन जाने वाली बात सबने सुन ली थी। शादी में जाना है, वो भी लंदन, इस बात से गुंजन बहुत खुश हो गई थी। अगली सुबह सभी को जयपुर जाना था क्योंकि हितेश और सोमांश की कुछ जरूरी बिजनेस मीटिंग थी। सब लोग, जानकी जी, सौम्या, हितेश जी, सोमंश, गुंजन और सुहान, सब लोग जयपुर जाने के लिए निकल जाते हैं। 3 कार्स थी। पहली कार में हितेश जी और जानकी जी थी। दूसरी कार में गुंजन और सुहान थे। तीसरी कार में सोमांश और सौम्या थे। तीनों कारों में ड्राइवर ही गाड़ी ड्राइव कर रहे थे।
जयपुर में एंटर करते ही जानकी जी और हितेश जी की कार के आगे ट्रक आ जाता है, जिससे उनका ड्राइवर कार को बचाने की कोशिश करता है पर कार ट्रक से बच जाती है और सीधे एक खाई में जा गिरती है। हितेश जी और जानकी जी की कार खाई में गिरी ये देखते ही गुंजन सुहान और उनके ड्राइवर को आंखें हैरानी से फैल गई। उनका ड्राइवर भी अपनी सेंस खोने लगा, जिस वजह से उनकी कार भी सामने रहे पेड़ से टकरा गई। टक्कर ज्यादा जोर से नहीं हुई थी, इसलिए गुंजन और सुहान को हल्की फुल्की चोटें लग जाती हैं। गुंजन और सुहान एक दूसरे को संभालते हुए कार से बाहर आते हैं और तभी सौम्या और सोमांश की कार आकर रुकती है। सौम्या और सोमांश ने सब देख लिया था कैसे हितेश जी और जानकी जी का एक्सीडेंट हुआ, फिर गुंजन और सुहान की कार पेड़ से टकरा गई। फ्लैशबैक कंटिन्यूड। सौम्या और सोमांश जल्दी से कार से उतरकर बाहर आते हैं और तुरंत ही गुंजन और सुहान की तरफ भागते हुए जाते हैं। सौम्या गुंजन और सुहान को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, गुंजन, सुहान तुम दोनों ठीक हो ना? सोमांश देखो ना, इन दोनों को भी कितनी चोट आई है और ड्राइवर को भी, दीदी और जीजू। प्लीज प्लीज जल्दी से तुम रेस्क्यू टीम को कॉल करो। मैं एम्बुलेंस बुलाती हूँ। लाइफलाइन हॉस्पिटल। कुछ ही देर में सौम्या और सोमांश गुंजन और सुहान के पास उनके वार्ड में बैठे हुए थे। गुंजन और सुहान को ज्यादा चोट नहीं आई थी, इसलिए उनकी ड्रेसिंग डॉक्टर ने कर दी थी, पर फिर भी दोनों को आराम की जरूरत थी। सौम्या और सोमांश बहुत ही उदास नजरों से गुंजन को देख रहे थे। साथ ही अब सोमांश ने गुंजन से पूछा, बेटा अब कैसी हो तुम? गुंजन सौम्या और सोमांश को देखते हुए, मैं ठीक हूँ मामू। तभी गुंजन सुहान की तरफ देखती है, जिसकी लेफ्ट बाजू पर प्लास्टर लगा हुआ था। उसको देखते ही गुंजन की आंख से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर लुढ़क जाती है। गुंजन डोंट क्राई, मैं ठीक हूँ, प्लीज। इतना कहकर सुहान गुंजन को लाचार आंखों से देखने लगता है तो गुंजन अपनी पलकें हाँ में झपका देती है। गुंजन सोमांश को देखते हुए, मामू, मॉम और डैड वो कैसे है? बोलते हुए गुंजन के फेस पर परेशानी साफ झलक रही थी। गुंजन की बात सुन सोमांश और सौम्या एक नज़र एक दूसरे को देखते हैं। सोमांश बोलते हैं, गुंजन, एक्चुअली बेटा, दीदी और जीजा जी को काफी चोटें आई है, इसलिए अभी उनका ऑपरेशन चल रहा है और शायद वो दोनों अभी कुछ दिन हॉस्पिटल में ही रहेंगे। मुझे उन्हें देखना है एक बार। बोलते हुए गुंजन अपने हॉस्पिटल बेड से खड़ी हो जाती है। गुंजन, सुहान, सौम्या और सोमांश इस वार्ड से बाहर निकल जाते हैं और ऑट के पास जाते हैं। वो चारों चुपचाप ऑट के गेट में रहे होल से अंदर देख रहे थे। वो लोग कुछ देर यूं ही उधर उधर घूमते हुए डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार करते हैं। तभी ऑट की लाइट ऑफ होती है और एक डॉक्टर ऑट से बाहर आते हैं। मिस्टर मल्होत्रा, आप प्लीज एक बार मेरे केबिन में आइए। इतना कहकर डॉक्टर अपने केबिन के तरफ चले जाते हैं और सोमांश डॉक्टर को फॉलो करते हुए उनके केबिन में आ जाते हैं। डॉक्टर सोमांश को चेयर पर बैठने का बोलते हैं और साथ ही उन्होंने कहा, देखिए मिस्टर मल्होत्रा, आपके दीदी और जीजू दोनों की हालत बहुत गंभीर है। अगर उनको अगले 24 घंटे के अंदर होश नहीं आया तो दोनों पेशेंट कोमा में जा सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सोमांश डॉक्टर से कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप उनके केबिन से बाहर निकल जाता है। अगले दिन रात को अब तक हितेश जी और जानकी जी को होश नहीं आया था और डॉक्टर ने कन्फर्म कर दिया था कि वो दोनों कोमा में जा चुके हैं। अब तो सौम्या और सोमांश के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। उनको सिंघानियास का बिजनेस भी देखना था और गुंजन और सुहान को भी संभालना था, ऊपर से हितेश जी और जानकी जी की ऐसी हालत। सौम्या और सोमांश ने फैसला किया था कि गुंजन और सुहान दिल्ली वापस जाएंगे और सौम्या और सोमांश जयपुर में रहकर सारी चीजें संभाल लेंगे। पाखी वापस तो नहीं आना चाहती थी, पर वो अपने मामा और मामी को और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। इसलिए अगले ही दिन गुंजन और सुहान दोनों दिल्ली जाने के लिए निकल जाते हैं। दिल्ली पहुंचकर वो दोनों सीधा रायचंद पैलेस ही जाते हैं। फ्लैशबैक एंड। प्रेजेंट टाइम। सब लोग परेशानी और दुख भरे भाव से सारी बातें सुन रहे थे और सच में उन सबको गुंजन और सुहान के लिए बहुत बुरा लग रहा था, खासकर गुंजन के लिए। वही कोई था जिसको शुरू से लेकर अब तक का सब कुछ पता था और उसी ने तो ये सारा कुछ करवाया था। ये था रोहित। रोहित ने ही देवांश के कहने पर हितेश जी और जानकी जी का एक्सीडेंट करवाया था।
क्योंकि देवांश को जानकी जी और हितेश जी के सारे गंदे इरादे जान गया था। रोहित भी अभी ही देवांश और दिव्या को एयरपोर्ट छोड़ कर आया था। उसने गुंजन और सुहान की सारी बातें सुन ली थी। उसे एक जरूरी फाइल लेनी थी। उसने अपने रूम में जाकर वो फाइल ली, जिसके बाद वो ऑफिस जाने के लिए निकल गया। रोहित ने देवांश को मैसेज कर दिया था और गुंजन और सुहान के बारे में भी बता दिया था। तभी सतीश जी ने गुंजन और सुहान को देखते हुए कहा, तुम दोनों यहीं रहोगे जब तक हितेश और जानकी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। दादाजी की बात सुनकर सुहान और गुंजन कुछ कहने ही वाले थे कि दादाजी ने कहा, मना करने के बारे में सोचना भी मत। तो गुंजन और सुहान अपना सिर हाँ में हिला देते हैं। कुछ ही देर में नील, राज, पाखी, रोमी, सुहान और गुंजन सब लोग पाखी के रूम में थे। तभी गुंजन ने इधर उधर देखते हुए कहा, दिव्या कहाँ है? वो नीचे भी नहीं थी। कहीं गई है क्या? गुंजन के सवाल पर पाखी ने गुंजन और सुहान को देखते हुए कहा, एक्चुअली दिव्या और देवांश भाई अपने हनीमून पर पेरिस गए हैं। पाखी की बात सुन गुंजन और सुहान दोनों हैरान हो गए थे। इसी हैरानी के साथ अब सुहान ने कहा, क्या दिव्या और देवांश हनीमून पर गए हैं? पर दिव्या और देवांश की शादी कब हुई? तो राज गुंजन और सुहान को सारी बातें बताने लगता है कि कैसे देवांश ने घर पर आकर दादाजी और दादी जी से दिव्या और अपनी शादी की बात की और 3 ही दिन में उनकी शादी भी हो गई। तभी नील ने कहा, वी आर सॉरी, हम तुम दोनों को बता नहीं पाए क्योंकि तुम दोनों का ही नंबर नहीं लग रहा था। तुम दोनों का ही नंबर आउट ऑफ नेटवर्क था। सुहान ने नील को देखते हुए कहा, इट्स ओके बडी। मैं तो बहुत खुश हूं कि दिव्या और देवांश को एक दूसरे का प्यार मिल गया। हम सब ने दिव्या को देवांश के बिना तड़पते हुए देखा था और शायद यही हाल देवांश का भी था जब वो लंदन में था। वहीं दूसरी तरफ दिव्या और देवांश पेरिस पहुंच गए थे और वो लोग अपने होटल में चेक इन कर चुके थे। अब तब सुबह के करीब 4 बज रहे थे। दिव्या रास्ते भर सोती ही रही थी और अभी भी देवांश ने उसे ज्यादा तंग नहीं किया। उसने दिव्या को रूम में आते ही चेंज करने का बोला और सुला दिया। दोनों आराम से सो जाते हैं। अगली सुबह दिल्ली में सुबह सुबह सब लोग तैयार हो चुके थे और सभी ऑफिस जाने वाले थे। जैसे कि सभी ही रायचंद इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे थे, इसलिए सब लोग सतीश दादाजी, सुभाष जी, नील, राज सब ऑफिस जाने लगते हैं तो गुंजन और सुहान भी उनके साथ ऑफिस जाने की ही जिद करते हैं। और पाखी ने तो आज पहले दिन ऑफिस जाना था, इसलिए सभी लोग ऑफिस चले जाते हैं। रोमी अपने कॉलेज जाता है क्योंकि ये उसका लास्ट ईयर ही था बस। वो घर में सबसे छोटा है, इसलिए वो अभी भी कॉलेज ही जाता है। वहीं दूसरी तरफ जानकी जी और हितेश जी अभी तक सिंघानिया पैलेस में शिफ्ट हो गए थे। वो दोनों ही अभी कोमा में थे, इसलिए सोमांश ने डॉक्टर की पूरी टीम और सारी हॉस्पिटल की चीजें सिंघानिया पैलेस में अरेंज करवा ली थी। सोमांश ने ऐसा इसलिए करवाया था क्योंकि उसे सिंघानिया इंडस्ट्रीज का काम देखना था। सिंघानियाज का सारा बिजनेस उसे ही देखना था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि जानकी जी और हितेश जी हॉस्पिटल रहे और उसे दोनों तरफ भागना पड़े और वो अपना फर्ज ना निभा सके। सोमांश ऑफिस वर्क देख रहा था और सौम्या जानकी और हितेश का डॉक्टर के साथ मिलकर ध्यान रखती थी। सोमांश की सुहान से बात हुई थी। उसे पता चला था कि सुहान और गुंजन दोनों रायचंद पैलेस ही रह रहे थे, इसलिए सौम्या और सोमांश की फिक्र नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ पेरिस में सुबह के 10 बजे देवांश की आंख खुलती है और वो अपने बेड के साइड में देखता है जहां दिव्या किसी खरगोश के बच्चे की तरह गोलमोल होकर सो रही थी। देवांश उठकर दिव्या के फोरहेड पर किस करता है और बेड से उठकर वॉशरूम की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद देवांश फ्रेश होकर बाहर आता है और बेड की तरफ बढ़ जाता है और दिव्या के सामने खड़ा हो जाता है। देवांश दिव्या को उठाते हुए, लिटिल बेबी, वेक अप। और कितना सोने वाली हो तुम? कल पूरा टाइम फ्लाइट में भी सो रही थी और अभी भी सो रही हो। क्या तुम भूल गई हो हम यहाँ सोने नहीं आए हैं? तुम्हारे दोस्तों ने हमारे लिए खास हनीमून ट्रिप प्लान की है। देवांश की बात सुनकर दिव्या अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही उसके सामने देवांश की सॉलिड चेस्ट थी। दिव्या का तो देवांश की बातों की तरफ कोई ध्यान ही नहीं था। उसका तो पूरा ध्यान देवांश की चेस्ट को देखने में लगा हुआ था।
दिव्या एक टक देवांश की सॉलिड चेस्ट ही देखे जा रही थी। तभी देवांश तिरछी मुस्कान हंसते हुए बोला, लिटिल बेबी, अगर तुम्हारा सुबह सुबह अपने हस्बैंड के साथ कुछ करने का मूड है तो तुम बता सकती हो। देवांश की ऐसी बात सुनकर दिव्या का चेहरा एकदम से लाल हो जाता है और वो उठकर जल्दी से बाथरूम में भाग जाती है। और उसकी इस हरकत पर देवांश खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाता। बाथरूम में जाकर दिव्या मिरर में देखते हुए खुद से कहती है, दिव्या, तू पागल हो गई है क्या? तू कैसे इनको देख रही थी? क्या सोच रहे होंगे देव मेरे बारे में? ये सब कहते हुए भी दिव्या का चेहरा एकदम लाल हुआ जा रहा था। दिव्या अपना सिर झटककर जल्दी से शावर लेती है और कुछ ही देर में दिव्या बाहर आ जाती है। दिव्या ने इस वक्त एक वाइट कलर का बाथरोब पहना हुआ था। इस यूजुअल वो जल्दबाजी में गई थी और अपने कपड़े ले जाना भूल गई थी। दिव्या बाहर आ जाती है और इधर उधर देखती है तो देवांश रूम में नहीं था और बालकनी का गेट खुला देख दिव्या समझ जाती है कि देवांश इस वक्त बालकनी में होगा। दिव्या जल्दी से अपने सूटकेस में से कपड़े निकालती है और उन्हें लेकर सीधा दोबारा से बाथरूम में घुस जाती है। दिव्या कुछ देर बाद बाथरूम से बाहर आती है। उसने इस वक्त नॉर्मल और कंफर्टेबल ट्राउजर और क्रॉप टॉप पहना हुआ था। दिव्या इधर उधर नजर घुमाती है तो देखती है कि देवांश सोफे पर बैठा हुआ है, जिसके आगे ब्रेकफास्ट की प्लेट रखी हुई है, पर वो खा नहीं रहा था। दिव्या धीमे कदमों से देवांश के तरफ बढ़ जाती है। देवांश दिव्या को बिना देखे ही उसकी कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लेता है। देवांश ने ये सब इतनी जल्दी से किया कि दिव्या को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। देवांश दिव्या को देखते हुए नॉर्मली कहता है, भूख लगी है? तो दिव्या जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला देती है, क्योंकि उसे भूख तो सच में लगी हुई थी। देवांश बिना कुछ बोले दिव्या को खाना खिलाने लगता है। दिव्या अभी भी देवांश की गोद में बैठी हुई थी और देवांश के हाथ से खाना खा रही थी। अचानक देवांश दिव्या को खाना खिलाना बंद कर देता है तो दिव्या अपनी नजरें उठाकर देवांश के चेहरे को देखने लगती हैं तो देवांश ने कहा, क्या मैं ही तुम्हें खिलाता रहूं? मुझे भी भूख लगी है, फीड मी ऑल्सो। देवांश की बात सुन दिव्या अपना सिर हिला देती है और देवांश को अपने हाथ से खाना खिलाने लगती है। देवांश को खाना खिलाते हुए ही दिव्या अपने मन में कहती है, एक तो खुद मुझे ऐसे खिला रहे हैं जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूं, ऊपर से बच्चों जैसे हरकत खुद कर रहे हैं, मुझे भी खिलाओ। आप क्या बच्चे हो जो मैं आपको अपने हाथ से खिलाऊं? पर कुछ भी कहो, दिव्या और देवांश दोनों को ही ये पल उनकी लाइफ के बेहद अच्छे पल लग रहे थे। कुछ ही देर में दिव्या और देवांश का ब्रेकफास्ट हो जाता है तो देवांश अपने हैंड वाइप करता है और दिव्या के भी हैंड वाइप करता है। और इसी पोजीशन में बैठे हुए ही देवांश दिव्या के क्रॉप टॉप के बाहर से दिख रही उसकी पतली कमर को अपने बड़े हाथों से सहलाने लगता है। देवांश का टच अपनी कमर पर महसूस कर दिव्या सिहर जाती है और अपनी आंखें भींच लेती है। ये उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी कि वो देवांश के टच को रेसिस्ट नहीं कर पाती थी। देवांश दिव्या की हालत समझ रहा था और अब देवांश सच में खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहता था। इतने सालों बाद उसकी मोहब्बत उसकी बाहों में थी। देवांश धीरे धीरे कर हल्के होठों से दिव्या की नेक पर किस करने लगता है। देवांश का टच बहुत ही प्यार भरा था। देवांश धीरे धीरे दिव्या को प्यार कर रहा था। उसके हाथ दिव्या के ऊपरी बदन को छू रहे थे और दिव्या धीरे धीरे देवांश के प्यार के एहसास में खोती चली जा रही थी। पर अचानक से दिव्या अपनी आंखें खोलती और देवांश को देखते हुए थोड़ा अटकते हुए बोलती है, देव, हम यहाँ घूमने आए हैं और आप मुझे अभी छोड़ो, हमें बाहर जाना है। ये सब कहते हुए दिव्या देवांश की गोद में कसम साने लगी हुई थी और उसकी गोद से उठने की कोशिश कर रही थी। पर देवांश ने अपनी पकड़ दिव्या की कमर पर और मजबूत कर दी थी। 2 साल बाद रायचंद पैलेस, दिल्ली। सुबह का समय। आज नील और गुंजन की शादी है। शादी में कोई खास तैयारी नहीं की गई। सिर्फ हॉल में मंडप सजाया गया है जहां नील अपनी जगह पर बैठा हुआ है और गुंजन का इंतजार कर रहा है। हॉल में सतीश दादाजी, सुभाष जी, कृष्णा दादी जी, अंजलि जी, सौम्या और सोमांश मौजूद हैं। साथ ही दिव्या, देवांश, पाखी, सुहान, रोमी और रोहित खड़े हुए हैं। वहीं मंडप में नील अपनी जगह पर बैठा हुआ है और पंडित जी कुछ मंत्र जाप कर रहे हैं और साथ ही अब वो दादी जी को देखकर बोलते हैं, जजमान कन्या को बुलाएं।
दादी जी दिव्या और पाखी को इशारा करती है तो दिव्या और पाखी गुंजन को लेने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर चली जाती है। कुछ ही देर में सीढ़ियों से गुंजन दुल्हन का जोड़ा पहने आती है। उसके साथ ही दिव्या और पाखी भी आती है। गुंजन ने अपना एक हाथ अपने पेट पर रखा हुआ था और उसका पेट भी काफी उभरा हुआ लग रहा था। कुछ ही देर में गुंजन नील के बगल में आकर बैठ जाती है तो पंडित जी शादी की आगे की विधि पढ़ने लगते हैं। कुछ ही देर बाद पंडित जी कन्यादान के लिए बुलाते हैं तो सोमांश और सौम्या आगे आकर गुंजन का हाथ नील के हाथ में दे देते हैं। शादी संपन्न हुई कहते हुए पंडित जी गुंजन और नील को अपने बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए बोलते हैं। नील गुंजन को आराम से खड़ा करता है और वो दोनों दादाजी, दादी जी, अंजलि जी, सुभाष जी, सौम्या और सोमांश घर के सभी बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। कुछ ही देर में पंडित जी चले जाते हैं और सब लोग हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। गुंजन काफी चुप सी थी और उसकी यह हालत घर का कोई भी मेंबर नहीं देख पा रहा था। दिव्या, पाखी बच्चे तुम दोनों गुंजन को ऊपर अपने रूम में ले जाओ। मैं तुम तीनों का खाना वहीं भेज देती हूँ। यह बात अंजलि जी ने कही और अब वो किचन की तरफ चली जाती है क्योंकि लंच का टाइम हो चुका था। दिव्या और पाखी गुंजन को आराम से सोफे से उठाकर ऊपर रूम में ले जाती है। रूम में जाते ही गुंजन बेड पर बैठ जाती है और रोने लगती है, साथ ही वो अपने गहने और चूड़ियां उतार कर फेंक देती हैं। पाखी और दिव्या जल्दी से गुंजन को संभालते हैं। गुंजन क्या कर रही हो, लग जाएगी तुम्हें, ये बात कह दिव्या गुंजन को अपने सीने से लगा लेती हैं और दिव्या के गले से लगते ही गुंजन फूट फूट कर रोने लगती हैं। गुंजन रोते हुए, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ दिव्या? आखिर मेरे साथ ही क्यों? पहले मॉम, डैड, फिर। इतना कहते ही गुंजन जोर जोर से खांसने लगती हैं। तो पाखी गुंजन को पानी देते हुए कहती है, गुंजन प्लीज शांत हो जाओ। इतना रोना तुम्हारे और बेबी दोनों के लिए अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी जो होना था वो हो चुका है। प्लीज अब आगे बढ़ने की कोशिश करो। हाँ गुंजन, अब तुम्हारे साथ नील है, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। प्लीज तुम अपना और बेबी का ध्यान रखो, प्लीज। कहते हुए दिव्या की आंखें भी नम थी। दिव्या और पाखी गुंजन को बेड पर आराम से बैठा देते हैं। गुंजन का 8th मंथ कंप्लीट हो गया था और अब उसे 9th मंथ लगा हुआ था। दिव्या और पाखी भी गुंजन के पास ही बैठ जाती है और कुछ ही देर में उनका खाना आ जाता है। वहीं दूसरी तरफ देवांश, नील, रोहित और रोमी इस वक्त नील के रूम में थे। नील कुछ सोचते हुए, वो मुझे कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी? पता नहीं किस्मत कब क्या चाहती है। कुछ समझ नहीं आ रहा यार। मेरा दिमाग सच में खराब हो रहा है। देवांश नील को देखते हुए, वो हमेशा से तेरी किस्मत में थी नील। और मैंने तुझे बोला था कि उसे अपने दिल की बात बोल दे। अगर तूने उस वक्त ये फैसला लिया होता तो शायद आज सिचुएशन और होती। देवांश की बात सुन नील दुख से अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी आंखों के आगे कुछ सीन आने लगते हैं, शादी, दूल्हा और दुल्हन। तभी ही नील अपनी आंखें खोल लेता है। जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया था कि सारी दुनिया ही पलट गई थी, ऐसा अभी नील को महसूस हो रहा था। रात का वक्त, गुंजन और नील का कमरा। रूम में कोई सजावट नहीं थी, कुछ नहीं था। नील रूम का डोर खोलकर रूम में एंटर करता है तो देखता है कि गुंजन कोई बुक पढ़ रही थी। ये बुक प्रेगनेंसी के रिलेटेड थी। नील को रूम में देखकर गुंजन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है। गुंजन को अपने आप से इतना अनकंफर्टेबल होता देख नील लाचारी से अपनी आंखें भींच लेता और कसकर अपने हाथों की मुट्ठियां बना लेता है। नील कुछ पल में अपनी आंखें खोलता है और धीरे से अपने कदम गुंजन की तरफ बढ़ा देता था। नील गुंजन के सिर पर हाथ फिरते हुए, मैं स्टडी रूम में जा रहा हूँ। तुम्हें कोई भी जरूरत हुई तो आवाज लगा देना। इतना कहकर नील गुंजन के माथे पर अपने होठ रख देता। अपने माथे पर नील के होठों को महसूस कर गुंजन की आंखें बंद हो जाती है। आंखें बंद करते ही गुंजन की आंखों के आगे एक हंसता मुस्कुराता चेहरा आ जाता है। गुंजन झट से अपनी आंखें खोलती है और नील से दूर हो जाती है। नील गुंजन की हालत समझ रहा था, इसलिए वो बिना कुछ बोले अपने रूम से अटचेड स्टडी रूम में चला जाता है।
जहां जाकर सोफे पर लीन होकर बैठ जाता है, साथ ही वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। इसी के साथ नील कुछ गहरा सोचने लगता है। दिव्या और देवांश का रूम। दिव्या और देवांश दोनों ही अपने बेड पर लेटे हुए थे। दिव्या देवांश के सीने से लगी हुई थी और देवांश चुपचाप सीलिंग को देखते हुए दिव्या के बालों में अपनी उंगलियां चला रहा था। देवांश इन 2 सालों में कितना कुछ बदल गया ना। देवांश दिव्या की बात सुनकर भी चुप ही रहता है। तो दिव्या अपना सिर उठाकर देवांश को देखती है, जो ऊपर सीलिंग को देख रहा था। दिव्या बिना कुछ बोले देवांश के होठों पर अपने होठ रख देती है और उसे पैशनेट तरीके से किस करने लगती है। देवांश अभी भी शांत ही था, वो दिव्या की किस का कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। पर अब दिव्या के हाथ देवांश की शर्ट के बटन खोल रहे थे, जो महसूस कर देवांश दिव्या का हाथ पकड़ लेता है। तो दिव्या किस ब्रेक करके देवांश को देखती है और साथ ही उसने कहा, देव, आई वॉन्ट यू राइट नाउ। देवांश दिव्या की आंखों में देखते हुए, आर यू श्योर वाइफी? देवांश की बात सुन दिव्या हाँ में अपनी आंखों की पलकें झपका देती हैं, तो देवांश दिव्या के ऊपर आ जाता है। देवांश झुककर दिव्या के होठों पर अपने होठ रख देता है और साथ ही दिव्या और देवांश एक दूसरे को पैशनेट और वाइल्ड तरीके से किस करने लगते हैं। देवांश और दिव्या एक दूसरे को किस कम कर रहे थे और खा ज्यादा रहे थे। कुछ ही देर में दिव्या की सांस फूलने लगती है, तो वो देवांश के शोल्डर पर हल्के से थपथपाती है, तो देवांश किस रोक देता है और अपने हाथों से दिव्या के होठों अलग कर देता है। दोनों ही इस वक्त जोर जोर से गहरी सांस ले रहे थे और दोनों के दिल भी बेहद शोर कर रहे थे। देवांश कुछ पल दिव्या का चेहरा देखता है, फिर वो झुककर दिव्या की गर्दन, कॉलर बोन और क्लीवेज पर किस करने लगता है। देवांश किस के साथ दिव्या को बाइट भी कर रहा था, जिस वजह से दिव्या की चीखें निकल रही थी, पर वो अपनी चीख को कंट्रोल कर रही थी। देवांश काफी वाइल्ड बिहेव कर रहा था और अब तक उसने दिव्या के कपड़े भी उतार दिए थे, असल में उतरे नहीं थे, फाड़ ही दिए थे। देवांश धीरे धीरे कर दिव्या की सारी बॉडी को चूमता है और अपने दांतों के निशान दिव्या की बॉडी पर छोड़ देता है। कुछ ही देर में दिव्या की सारी बॉडी पर दांतों के निशान विजिबल हो रहे थे, पर देवांश अभी भी रुका नहीं था। देवांश कुछ नहीं करना चाहता था, वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था, पर दिव्या के कहने के बाद अब वो खुद को कंट्रोल नहीं करना चाहता था। दिव्या अपनी आंखें खोलकर देवांश को देखती है, जो उसके लोअर पार्ट को अपने लिप्स से सहला रहा था। फिर दिव्या ने एक नज़र बेड के साइड में देखा, जहां एक क्रिब रखा हुआ था। उस क्रिब में 2 महीने का छोटा सा बच्चा था। दिव्या क्रिब में देखती है, जहां उनकी बेटी आराम से सो रही थी। दिव्या अपनी चीखों को कंट्रोल कर रही थी ताकि उनकी बेटी उठ ना जाए, पर देवांश तो दिव्या को चीखें निकालने और मौन करने के लिए मजबूर कर रहा था। अचानक ही दिव्या की हल्की सी चीख निकल जाती है, क्योंकि देवांश ने दिव्या के लोअर पार्ट पर अपने दांत गड़ा दिए थे। देवांश झटके से उठा और दिव्या के फेस के पास आ गया और साथ ही अब उसने दिव्या के माथे को चूमते हुए कहा, आई एम सॉरी वाइफी, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। 4 महीनों से मैंने तुम्हें छुआ तक नहीं। मैं अभी भी नहीं करना चाहता, अगर तुम चाहो तो मुझे रोक लो, नहीं तो अगर मैं आज आगे बढ़ गया तो मैं रुक नहीं पाऊंगा। इतना कहकर देवांश रुक जाता है और गहरी गहरी सांस लेने लगता है, क्योंकि अब वो जल्दी से दिव्या में समाना चाहता था, पर वो खुद को कंट्रोल कर रहा था कि कहीं वो दिव्या को हर्ट ना कर दे। दिव्या देवांश की हालत समझ रही थी और अब वो खुद भी देवांश से दूर नहीं रहना चाहती थी। उसने बिना कुछ बोले देवांश को हल्का सा धक्का दिया, जिससे देवांश दिव्या के बगल में लेट जाता और दिव्या बिना एक पल गवाए देवांश के होठों पर अपने होठ रख देती है और साथ ही देवांश को किस करने लगती है। अब ये देवांश का एंड पॉइंट था। इसके बाद तो वो चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहा था। देवांश ने भी दिव्या के सिर के पीछे हाथ रखा और दिव्या के होठों को अपने होठों पर प्रेस करने लगा। दिव्या और देवांश एक बार फिर से एक दूसरे को पैशनेट किस कर रहे थे और अब दिव्या के हाथ देवांश की अधखुली शर्ट के बटन खोलने लगते हैं। कुछ ही पल में दिव्या ने देवांश की शर्ट उसके बदन से अलग की और उसने देवांश के होठों को छोड़ दिया और अब दिव्या देवांश की सॉलिड चेस्ट पर किस करने लगती है। दिव्या झुककर देवांश की चेस्ट, उसके 8 पैक एब्स को किस कर रही थी और उसके हाथ देवांश की पैंट खोलने में लगे हुए थे। कुछ ही देर में देवांश नेक्ड था और दिव्या तो पहले से ही नेक्ड थी।
दोनों को एक दूसरे के बदन की गर्मी का एहसास हो रहा था। अब देवांश और कंट्रोल नहीं कर सकता था। देवांश ने एकदम से दिव्या को कमर से पकड़कर अपने बगल में लेटा दिया और खुद झटके से दिव्या के ऊपर आ गया। देवांश ने झुककर दिव्या के होठों को अपनी गिरफ्त में लिया और दिव्या की लेग्स को अपनी कमर पर लपेट दिया। साथ ही अब देवांश दिव्या में एंटर कर जाता है। देवांश के एंटर करते ही दिव्या की एक दबी हुई चीख निकल जाती है, क्योंकि देवांश दिव्या को अभी भी किस कर रहा था, जिस वजह से दिव्या की चीख बाहर नहीं निकल पाती। आज पूरे 4 महीनों बाद दोनों एक बार फिर से एक हो रहे थे और दोनों ही इस पल में खो जाना चाहते थे। देवांश और दिव्या अपनी दुनिया में खो जाते हैं और उनका ये प्यार का सिलसिला ना जाने रात के किस पहर रुकता है। अगली सुबह आज गुंजन को मंथली चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना था, क्योंकि अब उसका 9th मंथ शुरू हो चुका था। इसलिए नील गुंजन को हॉस्पिटल के कर जाने वाला था। साथ ही अभी सब लोग ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग हॉल में डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। ब्रेकफास्ट के बाद सौम्या, सोमांश, पाखी और सुहान को जयपुर वापस जाना था। पाखी और सुहान की भी शादी हो चुकी थी और शादी के बाद दोनों ही जयपुर अपने मॉम डैड के साथ सिंघानिया पैलेस में रहते थे। कुछ ही देर में सबका ब्रेकफास्ट हो चुका था। सोमांश अपनी जगह से उठते हुए, सतीश अंकल, कृष्णा आंटी, अब हमें इजाजत दीजिए, अब हमें निकलना चाहिए। इसी के साथ सब लोग अपनी जगह से उठ जाते हैं, क्योंकि सबका ब्रेकफास्ट हो चुका था। सब लोग हॉल में आते हैं और सौम्या, सोमांश और सुहान और पाखी को विदा करते हैं। कुछ ही देर में वो चारों रायचंद पैलेस से निकल जाते हैं। उन चारों के जाते ही सुभाष जी, सतीश जी, देवांश, रोमी और रोहित ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं। अब घर पर सिर्फ दादी जी, अंजलि जी, दिव्या, गुंजन और नील थे। तभी एक आया हॉल में आती है और कहती है, दिव्या मैडम, वो मायरा बेबी रो रही हैं, शायद उनको भूख लगी है। मैंने फीडर देकर चुप करवाने की कोशिश की, पर शायद उनको आपकी ज़रूरत है। तो दिव्या ने कहा, पर निशा, अभी तो मैंने मायरा को फीड करवाकर सुलाया था। इतना कहकर दिव्या जल्दी से उठकर ऊपर जाती है। दादी जी और अंजलि जी भी मायरा के लिए परेशान हो गई थी। तभी दादी जी ने अंजलि जी से कहा, बहू, तुम किचन में से अजवाइन और हल्का गर्म पानी लेकर ऊपर दिव्या के पास जाओ, शायद मायरा के पेट में दर्द हो रहा होगा। दादी जी की बात सुनकर अंजलि जी जल्दी से किचन की तरफ जाती है और फिर दादी अब नील से बोली, नील, तुम गुंजन को हॉस्पिटल ले जाओ। दादी की बात सुनकर नील हाँ बोलकर गुंजन को सहारा देकर खड़ा करता है और पैलेस से बाहर ले जाता है। नील ने गुंजन को कार की बैकसीट का डोर खोलकर अंदर बिठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर नील ने गाड़ी हॉस्पिटल की तरफ दौड़ा दी। दिव्या और देवांश का रूम। दादी जी, अंजलि जी, दिव्या और निशा बेड के पास खड़े थे और सामने मायरा रोए जा रही थी। दिव्या ने अब तक बहुत कोशिश कर ली थी, पर मायरा चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। दादी, मायरा को क्या हुआ है, ये इतना क्यों रो रही है? कहते हुए दिव्या खुद रोना शुरू कर चुकी थी। दिव्या को रोता देख दादी जी ने कहा, दिव्या, बच्चे रोना बंद करो, अभी देखना मायरा भी चुप हो जाएगी। अब अंजलि जी ने दिव्या को डांटते हुए कहा, तुम्हारी गलती है दिव्या, तुम्हें ज्यादा मसाले वाला खाना नहीं खाना चाहिए था। कल गुंजन और नील की शादी के बाद तुमने मसाले वाला खाना खाया था और तुम जो भी खाती हो उसका सीधा असर मायरा पर होता है, तो अब से तुम लाइट खाना ही खाओगी। दिव्या अपनी आंसू भरी आंखों से अंजलि जी को देखती है और झट से उनके सीने से लग जाती है और साथ ही अब दिव्या ने कहा, आई प्रॉमिस मॉम, आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी जिससे मेरी बेटी को जरा सी भी दिक्कत आए। अंजलि जी मुस्कुरा कर दिव्या के बालों के हाथ फेरती है। कुछ ही देर में मायरा का रोना बंद हो चुका था और दिव्या मायरा के साथ ही बेड पर लेटी हुई थी। वहीं हॉस्पिटल में नील और गुंजन इस वक्त डॉक्टर के केबिन में बैठे हुए थे। सामने ही डॉक्टर वैशाली बैठी हुई थी। डॉक्टर वैशाली इस हॉस्पिटल की बेस्ड डॉक्टर थी। यह हॉस्पिटल रायचंद्स का ही है और डॉक्टर वैशाली ने ही दिव्या की डिलीवरी की थी। डॉक्टर वैशाली गुंजन की रिपोर्ट्स देखते हुए कहती हैं, मिस्टर नील, आपकी वाइफ और बेबी बिल्कुल हेल्थी है। फिलहाल कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और मे बी 20 या 25 दिनों में इनको लेबर पेन शुरू हो जाएगा। सो आप दोनों को ही प्रिपेयर रहना है।
फिर डॉक्टर गुंजन को देखते हुए, गुंजन, तुम्हें अब एक्स्ट्रा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बेड रेस्ट को अवॉइड करो। आई सजेस्ट कि आपको वॉक ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। डॉक्टर की बात सुन गुंजन हल्के से हाँ में सिर हिला देती हैं। और कुछ ही देर में गुंजन और नील गाड़ी में बैठ रायचंद पैलेस जाने के लिए निकल जाते हैं। कार में बिल्कुल शांति थी। गुंजने विंडो से बाहर देख रही थी और नील ड्राइविंग करते हुए गुंजन को भी बीच बीच में देख रहा था। नील कुछ सोचते हुए कहता है, गुंजन। गुंजन अपने ख्यालों से बाहर आते हुए नील की तरफ देखती है और बोलती है, हाँ नील, कहो। नील ने एक नज़र गुंजन को देखकर कहा, गुंजन, हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, क्या अब मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ? गुंजन नील के इस सवाल को सुनकर इधर उधर देखने लगती है और कहती है, वो एक्चुअली नील लिसन, हम दोनों अच्छे दोस्त थे और हमेशा रहेंगे। पर ऐसे हस्बैंड मैं शायद तुम्हें कभी राज की जगह नहीं से पाऊंगी। राज चुपचाप गुंजन की बातें सुन रहा था क्योंकि वो जानना चाहता था कि गुंजन के दिल में क्या चल रहा है। गुंजन ने फिर कहना शुरू किया, हाँ मैं मानती हूँ राज से मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, क्योंकि मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा लड़का नहीं था जिससे मैं प्यार करती थी। पर शादी के बाद मैं राज से प्यार करने लगी थी। हमारे बीच रहे वो प्यार भरे लम्हे, वो सब भूलना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। मैंने उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सोचा था, बट शायद किस्मत ने हमारे लिए कुछ और सोचा था। पर प्लीज नील, मैं तुम्हें कभी राज की जगह नहीं दे सकती। मैं जानती हूँ तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे। मैं तो यह कहूंगी कि तुमने शादी के लिए हाँ ही क्यों कहा? तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए था, तुम्हारी भी कोई अपनी लाइफ है। तुम मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी क्यों अपने सिर ले रहे हो? क्या तुम रायचंद के इतने एहसानों के बदले में यह सब कर रहे हो? इतना कहकर गुंजन नील की तरफ देखती है। नील ने भी गाड़ी साइड में रोक दी थी और उसने हल्का सा गुंजन के ऊपर झुककर कहा, गुंजन, मैंने जो भी किया वो सब अपने दिल से किया, अपनी मर्जी से किया। मैंने किसी के एहसानों का बदला नहीं दिया है। मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को अपने साथ रखना चाहता हूँ। तुम्हें वो प्यार, वो सारे हक देना चाहता हूँ जो तुम डिजर्व करती हो। एक और बात, तुम मुझे भले ही कभी राज की जगह ना दो, पर मैं हमेशा तुम्हें एक वाइफ का हक, उसकी इज्जत, उसका सम्मान सब दूंगा और कभी भी हमारे बच्चे को किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। इतना कह नील अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठ जाता है, कार स्टार्ट कर देता है। इस वक्त नील की आंखें बिल्कुल लाल थी। उसे गुस्सा आ रहा था कि क्यों उसने 2 साल पहले गुंजन से अपने दिल की बात नहीं कही। क्यों उसने गुंजन और राज की शादी होने दी? आखिर क्यों? पर इस क्यों का जवाब इस वक्त नील के पास नहीं था, या शायद था। वहीं गुंजन नील की बातों को सुनकर इस सोच में थी कि आखिर क्यों नील ये सब अपनी मर्जी से कर रहा है। एक तो उसने बिना कुछ सोचे समझे शादी के लिए हाँ कर दी और ऊपर से वो उसके और राज के बच्चे को अपना बच्चा भी कह रहा है। यह सब सोचते हुए गुंजन अपनी आंखें बंद कर लेती है और अपनी सीट पर सिर टिकाकर बैठ जाती है। कुछ ही देर में नील और गुंजन रायचंद पैलेस पहुंच चुके थे और नील गुंजन को कार से बाहर लेकर आया और उसे अंदर हॉल से होकर फर्स्ट फ्लोर पर ले जाने लगा। तभी दादी जी की आवाज आई जो कि अंजलि जी के साथ किचन से हॉल में ही आ रही थीं। दादी जी ने नील और गुंजन को देखते हुए कहा, नील, गुंजन आ गए तुम दोनों। नील और गुंजन दोनों पीछे मुड़कर दादी जी और अंजलि जी को देखते हैं और वापस हॉल में आ जाते हैं। अब तक अंजलि जी और दादी जी हॉल में सोफे पर बैठ चुकी थी। नील गुंजन को भी आराम से सोफे पर बैठा देता है और गुंजन के बगल में ही बैठ जाता है। दादी गुंजन और नील को देखते हुए कहती है, नील बेटा, क्या कहा डॉक्टर ने? बच्चा और गुंजन दोनों ठीक है ना? और डिलीवरी के लिए क्या बोला है डॉक्टर ने? तो नील एक नज़र गुंजन को देखकर बोलता है, दादी, डॉक्टर ने कहा है कि गुंजन और बेबी दोनों ठीक है। बस गुंजन को कुछ छोटी मोटी एक्सरसाइज, योगा और वॉक करने की ज़रूरत है। और डॉक्टर ने कहा है कि 20 या 25 दिनों में गुंजन को लेबर पेन शुरू हो सकता है, इसलिए हमें और गुंजन को गुंजन के लिए एक्स्ट्रा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। इतना कहकर नील चुप हो जाता है तो दादी जी हाँ में सिर हिलाकर कहती है, हाँ, अब गुंजन को अकेले नहीं छोड़ सकते हम। हर वक्त कोई ना कोई गुंजन के साथ रहना चाहिए।
अब अंजलि जी ने दादी जी को देखते हुए कहा, माँ अब हमें गुंजन को भी ग्राउंड फ्लोर पर ही शिफ्ट करवा देना चाहिए। जैसे दिव्या अपनी प्रेगनेंसी के लास्ट मंथ में नीचे ही रह रही थी ताकि उसे बार बार सीढ़ी ना चढ़नी पड़े। अंजलि जी की बात सुनकर नील जल्दी से बोलता है, हाँ मॉम, आप आज ही ग्राउंड फ्लोर पर एक रूम गुंजन और मेरे लिए रेडी करवा दीजिए और हम दोनों आज ही वहां शिफ्ट हो जाएंगे। नील को गुंजन की इतनी फिक्र करता देख दादी जी और अंजलि जी दोनों मुस्कुरा देते हैं कि नील गुंजन और उसके बच्चे को दिल से अपना रहा है। साथ ही राज को याद कर उनके चेहरे पर उदासी भरे भाव आ जाते हैं। रात का वक्त। गुंजन और नील का रूम नीचे शिफ्ट हो चुका था। इस वक्त गुंजन और दिव्या नीचे ग्राउंड फ्लोर पर गुंजन के रूम में बैठे हुए थे। वहीं क्रिब में मायरा सो रही थी। वहीं दूसरी तरफ देवांश और नील इस वक्त टेरेस पर थे। नील और देवांश सोफे पर बैठे हुए थे। उनके सामने टेबल पर व्हिस्की की बॉटल्स और गिलास रखे हुए थे। शायद वो दोनों ड्रिंक कर रहे थे। गुंजन और दिव्या दोनों ही चुपचाप बैठी हुई थीं। गुंजन के हाथ में एक फोटो थी जिसमें गुंजन और राज की शादी की फोटो थी। दिव्या ने गुंजन के कंधे पर हाथ रख कर कहा, बहुत याद आती है ना तुम्हें राज की। दिव्या की बात सुन गुंजन की आंख से एक कतरा आंसू बह जाता है और वो दिव्या के कंधे पर अपना सिर टिका लेती है। इधर टेरेस पर देवांश नील को कंसोल कर रहा था। गुंजन और नील दोनों खोए हुए से दिव्या और देवांश से बोलते हैं, कितना कुछ हो गया ना इन 2 सालों में। कुछ अनचाहे रिश्ते जुड़कर टूट गए और कुछ रिश्ते टूटकर दोबारा बन गए। कुछ लोग हमेशा के लिए हमें छोड़कर चले गए। इतना कहकर वो दोनों पिछली यादों में खो चुके थे और दिव्या और देवांश भी उन यादों को एक बार फिर से जी रहे थे। आगे की कहानी में क्या होगा? फ्लैशबैक। दिव्या देवांश की गोद में बैठी हुई कसम सा रही थी और देवांश से छूटने की कोशिश कर रही थी। देवांश ने जब देखा कि दिव्या झटपटा रही है तो उसने दिव्या की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। देवांश की पकड़ अपनी कमर पर मजबूत होते देख दिव्या ने हिलना डुलना बंद कर दिया और अब वो देवांश की गहरी काली आंखों में देख रही थी। देवांश दिव्या की कमर हल्के हाथ से सहलाते हुए कहता है, मुझे पता है कि हमें घूमने जाना है पर अभी के लिए आज हम कहीं नहीं जा रहे। हम दोनों यहाँ घूमने नहीं आए हैं, हम यहाँ पर अपना हनीमून मनाने आए हैं। देवांश की बात सुन दिव्या चीड़ जाती है और अब वो ऐसे चिड़ी हुई आवाज में बोली, देव आप ना, अच्छा हम यहाँ हनीमून मनाने के लिए आए हैं ना, तो हम सारा दिन रूम में ही रहेंगे। बट अगर सारा दिन रूम में रहना था तो आप मुझे पेरिस लाए ही क्यों? वहीं रहते ना, दिल्ली में ही, वहीं कोई होटल में रूम ले लेते। सारा दिन हम वहीं रूम में रहते। दिव्या ने अब बोलना शुरू किया तो वो बोलती ही गई और देवांश से शिकायत करती रही। पर देवांश को दिव्या की इन बचकानी बातों पर हंसी आ रही थी। देवांश ने दिव्या को अपनी गोद से उतारा और साथ ही अब वो बोला, अच्छा ठीक है, चलो तैयार हो जाओ, हम घूमने चलते हैं। इतना कहकर देवांश दिव्या के फुले हुए गालों को खींच देता है। वहीं देवांश की बात सुन तो दिव्या की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो अब खुशी से देवांश के ऊपर ही उछल जाती है। कुछ ही देर में दिव्या और देवांश पेरिस की वादियों में एंजॉय करते हुए घूम रहे थे। दिव्या और देवांश ने ब्रेकफास्ट तो कर लिया था बट लंच और डिनर वो दोनों बाहर ही किसी रेस्टोरेंट में करते हैं। करीब 1 हफ्ते बाद रायचंद पैलेस। सुबह का वक्त। दिव्या और देवांश कल रात को ही इंडिया वापस आए थे और इस वक्त सब लोग डाइनिंग हॉल में बैठे हुए थे। आज संडे था, सब लोग घर पर ही थे। अब तक गुंजन और सुहान भी बिल्कुल ठीक हो चुके थे पर हितेश जी और जानकी जी की सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ था। कुछ ही देर बाद सतीश दादाजी, कृष्णा दादी जी, अंजलि जी, सुभाष जी, नील, दिव्या, गुंजन, सुहान, रोमी, पाखी और राज सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। देवांश अपने स्टडी रूम में था, उसने वहीं पर ब्रेकफास्ट किया था। पूरी लंदन की कंपनी देवांश अकेला संभालता था, इसलिए 1 हफ्ते का उसका सारा काम पेंडिंग पड़ा हुआ था तो देवांश वही निपटा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हॉल में सब लोग बैठे हुए थे और इधर उधर की बातें कर रहे थे। तभी रायचंद पैलेस के गेट के बाहर एक कार आकर रुकती है और उसमें से सौम्या और सोमांश बाहर आते हैं।
सौम्या और सोमांश को दिव्या और देवांश की शादी के बारे में सुहान से पता चल चुका था और तभी ही सुहान ने उनसे अपने और पाखी के बारे में बताया था कि वो पाखी को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। सौम्या और सोमांश खुश थे कि उनके बेटे ने खुद उन्हें अपने और पाखी के बारे में बताया है, जबकि उन्हें तो पहले से ही शक था। सौम्या और सोमांश आज यहाँ पर सुहान और पाखी के रिश्ते की बात करने आए थे। गाड़ी की आवाज़ सुनकर सब लोग पैलेस के गेट की तरफ देखते हैं, जहां से सौम्या और सोमांश अंदर की तरफ आते हुए दिखते हैं। गुंजन अपने मामा मामी को देखकर उनके तरफ दौड़ जाती है और सौम्या के सीने से लग जाती है। सौम्या प्यार से गुंजन की पीठ सहला रही थी और सोमांश भी गुंजन के सिर पर हाथ फेरता है। कुछ ही देर में सब लोग सोफे पर बैठे हुए थे और सोनांश ने सबको जानकी जी और हितेश जी के बारे में बता दिया था कि उनकी कंडीशन में अभी भी कोई सुधार नहीं हुआ है, तो सबके चेहरे पर उदासी भरे भाव आ जाते हैं। कुछ देर बाद सोमांश ने दादाजी को देखते हुए कहा, अंकल, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है, प्लीज एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। इतना कहकर सोमांश दादाजी को देखते हुए एक नज़र दादी जी, अंजलि जी और सुभाष जी को देखता है। सोमांश की बात पर दादाजी ने कहा, सोमांश तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? तुम्हें हमसे जो भी बात करनी है खुलकर कहो। दादाजी की बात सुनकर सोमांश ने कहा, अंकल, दीदी और जीजू ने आपसे सुहान के लिए दिव्या के रिश्ते की बात की थी और अब तो दिव्या और देवांश की शादी हो चुकी है, तो मैं और सौम्या यहाँ पर सुहान और पाखी के रिश्ते की बात करने आए हैं। दोनों बच्चे एक दूसरे को प्यार करते हैं और ये बात मुझे सुहान ने खुद बताई है। इतना कहकर सोमांश रुक जाता है और बाकी सबके चेहरे देखने लगता है। वहीं नील, गुंजन, राज, रोमी, सुहान, पाखी, दिव्या सब लोग अभी भी वहीं बैठे हुए थे। सभी दोस्तों के चेहरों पर मुस्कान थी कि सुहान और पाखी की शादी की बात चल रही है। वहीं पाखी ना चाहते हुए भी ब्लश कर रही थी। उसका मन कर रहा था कि वो ऊपर अपने कमरे में भाग जाए और सोमांश ने जानबूझकर शादी की बात सभी के सामने कही थी ताकि सब लोग पाखी और सुहान की मंजूरी दी ले सके। हुआ भी वही। सोमांश की बात सुनकर सब लोग पाखी और सुहान का चेहरा देखते हैं तो दोनों ही नीचे सिर झुकाए बैठे थे और शर्मा रहे थे। वहीं इन दोनों की यह हालत देखकर दादाजी, दादी जी, अंजलि जी, सुभाष जी समझ जाते हैं कि सोमांश सही कह रहा है कि पाखी और सुहान दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। कुछ देर में सुहान और पाखी का रिश्ता पक्का हो जाता है और कल पंडित जी को बुलाया गया था ताकि शादी के लिए अच्छा सा मुहूर्त देखकर इन दोनों की शादी करवाई जा सके। तभी दादी जी ने सौम्या और सोमांश को देखते हुए कहा, देखो सोमांश, हम तुम्हें अपनी फूल से प्यारी बेटी दे रहे हैं, तो हमें भी तुमसे तुम्हारी कुछ कीमती चीज चाहिए। दादी जी की बात सुनकर दादाजी, सुभाष जी, अंजलि जी, सौम्या, सोमांश और बाकी सब भी हैरान हो गए थे कि दादी जी सौम्या और सोमांश से कौन सी चीज लेने की बात कर रही है। फ्लैशबैक कंटिन्यू। दादी जी की बात सुनकर दादाजी, सुभाष जी, अंजलि जी, सौम्या, सोमांश और बाकी सब भी हैरान हो गए थे कि दादी जी सौम्या और सोमांश से कौन सी चीज लेने की बात कर रही है। इस समय सबको यही ख्याल आ रहा था कि क्या दादी जी अपनी पोती देने के बदले सुहान के मॉम डैड से दहेज लेने की बात कर रही है। तभी नील का फोन रिंग करता है तो वो देखता है कि किसी क्लाइंट की अर्जेंट कॉल है, तो वो सबको एक्सक्यूज करके बाहर निकल जाता है। तभी दादी जी सबकी तरफ देखकर हल्का सा हंस देती है और साथ ही अब दादी ने कहा, हाँ, ये मत सोचो कि मैं दहेज लेने की बात करूंगी, मुझे तो कुछ और चाहिए। तभी दादी ने गुंजन को एक नज़र देखा और अब वो सोमांश की तरफ देखते हुए बोली, सोमांश बेटे, मुझे मेरे पोते राज के लिए गुंजन का हाथ चाहिए। दादी जी इतना कह चुप हो जाती है। वहीं बाकी सब दादी जी की बात सुनकर थोड़े हैरान हो गए थे। वहीं गुंजन के तो दिल की धड़कन शोर करने लगी थी। कुछ ऐसा ही हाल राज का भी था। वहीं सब दोस्त गुंजन और राज के लिए खुश हो रहे थे। तभी सोमांश ने दादी जी को देखते हुए कहा, मैं कैसे आंटी, मैं यह फैसला कैसे ले सकता हूँ? गुंजन दीदी और जीजा जी की बेटी है, तो ये फैसला लेने के हक उन्हें ही है। इतना कहकर सोमांश इधर उधर देखने लगता है जैसे किसी ने उसकी कोई चोरी पकड़ ली हो। तभी दादाजी ने कहा, सोमांश, कृष्णा सही कह रही है, हमें भी गुंजन हमारे घर की बहू के रूप में चाहिए। और तुम ये क्यों कह रहे हो कि तुम ये फैसला नहीं ले सकते?
देखो, तुमने गुंजन को बचपन से संभाला है, वो हमेशा से तुम्हारे और सौम्या के साथ रही है। और अब हितेश और जानकी तो इस हालत में है नहीं कि वो कुछ कह सकते हैं। और डॉक्टर ने कहा है कि वो कुछ सालों के लिए कोमा में जा चुके हैं, तो फिर क्या उनके होश में आने तक तुम गुंजन की शादी नहीं करवाओगे? मेरी बात मानो तो गुंजन, राज और पाखी, सुहान की शादी एक ही समय में कर देते हैं। इतना कह दादाजी चुप हो जाते हैं और सोमांश की तरफ देखते हैं। वहीं सोमांश को भी दादाजी की बात सही लगती है। आखिर कब तक वो गुंजन की शादी नहीं करेंगे? उन्हें गुंजन की शादी तो करनी ही है, चाहे वो किसी से भी क्यों ना करे। और राज सबसे बेस्ट लड़का है उनकी गुंजन के लिए। कुछ देर के लिए पूरे हॉल में शांति थी। तभी सोमांश ने कहा, ठीक है, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है, बस एक बार बच्चों की रजामंदी ले लेते हैं। सोमांश की बात सबको सही लगती है और सब खुश हो जाते हैं। गुंजन और राज इस समय काफी नर्वस फील कर रहे थे, दोनों ही एक दूसरे की आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहे थे। तभी सुभाष जी ने कहा, हाँ जरूर, बच्चों से तो हमें पहले पूछना पड़ेगा भाई। इतना कहकर सुभाष जी दादाजी की तरफ देखते हैं। तभी दादाजी ने गुंजन और राज को देखते हुए कहा, गुंजन, राज, बच्चे हमें बताओ, क्या तुम दोनों खुश हो इस रिश्ते से? देखो बच्चे, अगर तुम दोनों के दिल में जरा सी भी कोई बात है तो हमें बताओ। कुछ भी तुम दोनों की मर्जी के बिना नहीं होगा। इतना कह दादाजी चुप हो जाते हैं और अब सब लोग गुंजन और राज को ही देख रहे थे कि उनका क्या जवाब है। तभी राज और गुंजन दोनों एक साथ बोले, जी, जैसा आप सबको सही लगे मुझे मंजूर है। इतना कहकर दोनों एक नज़र एक दूसरे को देखते हैं और बाकी सब खुशी से झूम उठे थे। अंजलि जी सौम्या के गले मिलते हुए कहती हैं, इधर आओ सौम्या, गले मिलो, अब तो हम दोनों डबल समधन बनने वाली हैं। इतना कह दोनों मुस्कुरा कर गले मिलती है। वहीं सुभाष जी और सोमांश भी एक दूसरे के गले मिलते हैं, साथ ही एक दूसरे को बधाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ नील को किसी इम्पोर्टेंट काम की वजह से अभी ही शिमला के लिए निकलना था। नील अपनी कॉल एंड करके हॉल में आता है। अब तक हॉल में सब लोग बैठे नाश्ता कर रहे थे। तभी नील ने दादाजी और सुभाष जी को देखते हुए कहा, डैड, एक्चुअली शिमला वाला प्रोजेक्ट जो मैं देख रहा था उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए मुझे अभी ही शिमला के लिए निकलना पड़ेगा। जैसे ही काम खत्म होगा मैं वापस आ जाऊंगा। बेटा, वो शिमला वाली डील तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऊपर से हमारे क्लाइंट मिस्टर भल्ला बहुत ही रूड किस्म के हैं। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुम्हें जरूर जाना चाहिए। एक तुम ही हो जो इस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से जानते हो। तुम निकल जाओ जल्दी ही और कोशिश करना कि काम जल्दी खत्म हो जाए, फिर तुम जल्दी ही वापस आ जाना। आखिर तुम्हें भी तो अपने दोस्तों की शादी एंजॉय करनी है। इतना कह सुभाष जी मुस्कुरा देते हैं। वहीं नील समझ नहीं पाया था कि सुभाष जी गुंजन, राज, पाखी और सुहान की शादी की बात कर रहे हैं। नील मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। 1 घंटे में उसकी फ्लाइट थी। रात का वक्त। गुंजन, राज, पाखी, सुहान, रोमी, दिव्या और देवांश अभी इस वक्त टेरेस पर थे। वो सब लोग आपस में बैठे बातें कर रहे थे। देवांश दिव्या को अपनी गोद में बिठाकर बैठा हुआ था। वहीं बाकी सब नॉर्मली बैठे हुए थे। तभी रोमी ने कहा, कमाल है वैसे, इस मोटी की शादी है। ये सुनकर मैं सैड हो गया था कि अब ये इस पैलेस को छोड़कर चली जाएगी, साथ में मुझे भी परेशान नहीं करेगी। पर अब तो मेरी लॉटरी लग गई है। अब गुंजन जो हमारे पैलेस में आ जाएगी, मेरी प्यारी भाभी बनकर। वैसे तुम सबको एक दूसरे से ही शादी करनी थी। दिव्या ने देवांश भाई से शादी कर ली और मेरी भाभी बन गई। अब गुंजन भी राज से शादी करके मेरी भाभी बन जाएगी। और रही बात इस मोटी भैंस की, इसने तो सुहान को मेरा जीजा बना दिया है। ये सारी बातें रोमी बोले जा रहा था। बाकी सब उसकी ये बातें ऊप्स बकवास सुन रहे थे। भाई नेचर है, रोमी का बेचारा अपने नेचर के हाथों मजबूर है बकवास करने के लिए। रोमी अपनी इतनी बकवास करने के बाद सब की तरफ देखता है तो सब उसे बुरी तरह घूर रहे थे। सबसे ज्यादा तो देवांश रोमी को घूर रहा था, वो भी अपनी खा जाने वाली नजरों से। इन सब का घूरना देख अब रोमी यहाँ रुकता ही नहीं है, वो टेरेस से भागकर नीचे चला जाता है। देवांश भी दिव्या को अपनी बाहों में लिए ही उठ जाता है और नीचे की तरफ जाने लगता है। दिव्या भी देवांश को रोकती नहीं है, वो भी चुपचाप देवांश के गले में अपनी बाहें डाल देती हैं
और अपना सिर देवांश के कंधे पर टिका लेती हैं। देवांश दिव्या को लेकर अपने रूम में पहुंचता है और दिव्या को अपनी बाहों में लिए ही अपने कदम बेड की तरफ बढ़ा देता है। देवांश दिव्या को आराम से बेड पर लेटा देता है, साथ ही अब वो दिव्या की तरफ देखता है जो कि अब तक सो चुकी थी। उसके चेहरे पर थकान साफ नजर आ रही थी। देवांश कुछ पल दिव्या को देखता है, फिर अपने होठों से दिव्या का माथा चूम लेता है। अब वो दिव्या के बगल में ही लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ टेरेस पर पाखी और सुहान, गुंजन और राज अभी भी टेरेस पर बैठे हुए थे। पाखी और सुहान तो काफी खुश लग रहे थे। अब सुहान ने एकदम से पाखी को अपनी गोद में उठा लिया और उसे लेकर टेरेस के दूसरे तरफ चला गया, जहां पर अलग से सोफा सेट लगा हुआ था। अब वहां पर गुंजन और राज ही बैठे हुए थे और दोनों ही काफी नर्वस थे। दोनों बचपन से एक ही स्कूल, कॉलेज, यहां तक कि एक ही क्लास में पढ़े हैं। दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। पर अब बात अलग थी। कुछ ही दिनों में उनकी शादी होने वाली थी और दोनों की लाइफ का यह पहला मोमेंट था जब दोनों अपने लाइफ पार्टनर को अपने सामने बैठे देख रहे थे, और लाइफ पार्टनर भी कौन, जिसके साथ खेलने में पूरा बचपन बीता था। दोनों की तरफ से शांति थी, दोनों ही कुछ नहीं बोल रहे थे। काफी देर शांति के बाद राज ने अपनी काफी अटकती आवाज में कहा, वो गुंजन, एक्चुअली मुझे पूछना था कि तुम्हें इस रिश्ते या शादी से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तुम्हारी लाइफ में कोई और तो नहीं है ना? देखो, अगर ऐसी कोई भी बात है तो मुझे बता दो। तुम्हें फैमिली प्रेशर में आकर मुझसे शादी करने की जरूरत नहीं है। अपनी बात कह राज चुप हो जाता है और अब वो चुपचाप गुंजन की आंखों में देखने लगता है। तभी गुंजन ने अपना सिर झुकाकर बड़े ही प्यार से कहा, ऐसा कुछ नहीं है, ना तो मेरी लाइफ में कोई लड़का है और ना ही मैंने फैमिली प्रेशर में आकर शादी के लिए हाँ कहा है। मैंने अपनी मर्जी से शादी के लिए हाँ की है। इतना कह गुंजन चुप हो जाती है। एक बार फिर से वहां शांति पसर चुकी थी। दिल्ली, रायचंद पैलेस। सुबह का वक्त। सुबह के 11 बज रहे थे और अभी सब लोग हॉल में बैठे हुए थे और पंडित जी का इंतजार कर रहे थे। इन सब में देवांश और नील नहीं थे, क्योंकि नील अपने प्रोजेक्ट के चलते शिमला गया हुआ था। वहीं देवांश को इन सब में पढ़ने का कोई शौक नहीं था। वो इस पैलेस में सिर्फ और सिर्फ दिव्या के लिए रह रहा था, बाकी उसे कोई मतलब नहीं था। कुछ ही देर में पंडित जी रायचंद पैलेस आ चुके थे और इस समय वो सुहान और पाखी की कुंडली देख रहे थे। कुछ समय बाद पंडित जी ने कहा, जजमान, आज से पूरे 1 महीने बाद शादी का बहुत अच्छा मुहूर्त है। अगर उसी दिन दोनों जोड़ों की शादी हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। वहीं 1 महीने बाद शादी की बात सुनकर सब लोग खुश हो गए थे। इस बार पूरा दिल्ली शहर रायचंद की शादी में आएगा और 1 महीना काफी था इनकी शादी की तैयारी के लिए, क्योंकि दिव्या और देवांश की शादी में किसी को भी बुलाया नहीं गया था। पर इस बार ऐसा नहीं होगा। हर सेलिब्रिटी, हर बिजनेसमैन इस शादी में शामिल होगा। दादी जी ने सबको देखते हुए कहा, यह तो बहुत ही अच्छी बात है कि 1 महीने बाद शादी का मुहूर्त निकला है। हम सब के पास 1 महीना है शादी की सारी तैयारी करने के लिए। तो तुम क्या कहते हो सोमांश, तुम्हें और सौम्या को तो कोई परेशानी नहीं है? दादी जी की बात सुन सोमांश एक नज़र सौम्या को देखता है, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, जी आंटी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ देर बाद पंडित जी जा चुके थे और अब सुभाष जी, सतीश जी, राज सब ऑफिस जाने के लिए निकलते हैं। सोमांश की भी कोई मीटिंग थी दिल्ली में ही, इसलिए वो भी निकल जाता है। गुंजन और पाखी को भी आज ऑफिस जाना था, क्योंकि आज उनकी सबकी एक मीटिंग थी। अब घर पर सिर्फ दादी जी, अंजलि जी, सौम्या और दिव्या ही थे और यह चारों औरतें शादी के लिए लिस्ट बना रही थी। दिव्या जो कि अपने काम में बिजी थी ही कि तभी उसके फोन पर देवांश का मैसेज आया, जिसमें लिखा था कि लिटिल बेबी, आज मेरा लंच लेकर तुम जल्दी से ऑफिस आओ। आई एम वेटिंग। देवांश का मैसेज देखकर दिव्या को थोड़ी हैरानी हुई कि आज वो देवांश के ऑफिस में जाएगी। आज तक दिव्या देवांश के ऑफिस नहीं गई थी। देवांश रायचंद इंडस्ट्रीज की लंदन इंडस्ट्रीज की दिल्ली ब्रांच में था। धीरे धीरे देवांश ने दिल्ली ब्रांच में ही सारा सेटअप कर लिया था। अब वो यहीं से अपना लंदन का काम देख रहा था। अब देवांश इस ब्रांच को ही मेन ब्रांच में शिफ्ट करने वाला था, क्योंकि अब वो दिव्या को छोड़कर लंदन जाकर नहीं रहने वाला था और काम भी उसे करना ही था।
इसलिए देवांश दिल्ली में ही मैन हेड ऑफिस शिफ्ट करवा रहा था। दोपहर का वक्त। दिव्या ने लंच रेडी कर लिया था। उसने स्पेशली आज देवांश के पसंद का खाना और साथ ने देवांश के पसंद का गाजर का हलवा बनाया था। दिव्या खाना रेडी करने के बाद मेड को टिफिन पैक करने का बोलकर रूम में चली जाती है। दिव्या जल्दी से फ्रेश होकर रेडी होकर लंच बॉक्स लेकर निकलने लगती है। दिव्या पहले ही दादी जी और अंजलि जी को बता दिया था कि आज वो देवांश के ऑफिस जा रही है और दादी जी और अंजलि जी ने उसे जाने के लिए बोल दिया था। दिव्या कुछ ही समय बाद अपनी कार में थी और ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी थी। आज दिव्या ने लाइट पिंक कलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसके मांग में सिंदूर और गले में डबल डीडी वाला मंगलसूत्र था। हाथों में भर भरकर चूड़ियां पहनी हुई थी। दिव्या बिल्कुल किसी नई नवेली दुल्हन की तरह तैयार हुई थी। कुछ ही समय में दिव्या की कार एक बिल्डिंग के सामने रुकती है। ड्राइवर ने जल्दी से दिव्या के साइड आकर कार का गेट खोलता है तो दिव्या अपनी साड़ी को संभालते हुए गाड़ी से बाहर निकल जाती है। दिव्या ने सामने देखा तो वो एक बिल्डिंग की सामने खड़ी थी जिसका अंत उसे दिखाई नहीं दे रहा था। ये बिल्डिंग इतनी ऊंची थी कि दिव्या अपनी गर्दन पूरी ऊपर उठाकर देखती है पर सच में उसे बिल्डिंग का अंत नहीं दिखाई दे रहा था। दिव्या अपनी गर्दन नीचे करके सामने देखती है जहां बड़े बड़े अक्षरों में D.T इंडस्ट्रीज लिखा हुआ दिखता है। दिव्या कंफ्यूज होकर उस नाम को पढ़ती है। फिर दिव्या एंट्रेंस की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। दिव्या जैसे ही अंदर एंटर करती है उसके ऊपर फूल गिरने लगते हैं। दिव्या अपने सामने देखती है वहां बहुत सारा स्टाफ दिव्या के वेलकम के लिए खड़ा हुआ था। यह देखकर दिव्या होठों पर बड़ी सी मुस्कान खिल जाती है। सब लोग दिव्या को ग्रीटिंग करते हैं तो दिव्या भी सबको ग्रीट करते हुए आगे बढ़ जाती है। तभी रोहित वहां पर आता है और उसने दिव्या से कहा, वेलकम मैडम, आप प्लीज लिफ्ट से ऊपर चले जाओ। 35 फ्लोर पर देवांश सर का केबिन है। इतना कहकर रोहित दिव्या को देवांश की पर्सनल लिफ्ट की तरफ इशारा करता है। दिव्या तुरंत अपने कदम लिफ्ट की तरफ बढ़ा देती है और 35 फ्लोर का बटन भी प्रेस कर देती है। कुछ ही मिनट में दिव्या 35 फ्लोर पर पहुंच चुकी थी। दिव्या देखती है कि पूरे फ्लोर पर एक ही केबिन बना हुआ है जिसके बाहर लिखा हुआ था CEO देवांश रायचंद। इतना पढ़ते ही दिव्या के होठों पर मुस्कान तैर जाती है और वो अपने कदम उस केबिन की तरफ बढ़ा देती है। दिव्या काफी धीमे कदमों से चल रही थी। दिव्या केबिन के पास पहुंचकर गेट खोलने ही वाली थी कि गेट अंदर की तरफ से खुला और किसी ने दिव्या को अंदर खींचकर दीवार से पिन कर दिया। दिव्या इन सब से बहुत ज्यादा घबरा गई थी और उसने अपनी आंखें भी भींच ली थी। दिव्या के चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। दिव्या को कुछ ही सेकंड में एहसास हो जाता है कि उसके सामने कौन खड़ा है। दिव्या अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोली, देव, क्या कर रहे हो? प्लीज लीव मी। इतना सुनते ही देवांश का चेहरा डार्क हो जाता है और उसने दिव्या की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और साथ ही वो दिव्या के ऊपर झुकने लगा। देवांश दिव्या के ऊपर झुके हुए ही अपनी गुर्राती आवाज में बोला, What the hell you are saying? I will never leave you, never ever. देवांश की इतनी कोल्ड आवाज सुनकर तो दिव्या डर ही जाती है। उसने अब अपनी आंखें खोली और उसकी लाइट ग्रे आइज देवांश की डार्क ब्लैक आंखों से टकरा जाती है। दिव्या की आंखों में देखते हुए देवांश अपनी आंखें बंद कर लेता और अपने हाथों की पकड़ दिव्या पर और कस देता है। देवांश दिव्या के सामने कभी गुस्सा नहीं करना चाहता था पर जिस तरह से अभी दिव्या उसके टच को महसूस करने में इतनी देर कर रही थी उससे घबरा रही थी। देवांश को गुस्सा आ रहा था और ऊपर से दिव्या ने उसे छोड़ने के लिए भी बोल दिया। बस अब वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वहीं दिव्या भी देवांश की हालत को समझ सकती थी। उसने कुछ पल देवांश के चेहरे को देखा। देवांश की आंखें अभी भी बंद थी। वहीं दिव्या ने एकदम से आगे बढ़कर देवांश के होठों पर अपने होठ रख दिए। दिव्या की आंखें बंद ही थी। देवांश ने जब दिव्या के होठों को अपने होठों पर महसूस किया तो वो एक पल के लिए फ्रिज हो चुका था। दिव्या देवांश को किस कर रही थी, उसके होठों को धीरे धीरे स्मूच कर रही थी। वहीं देवांश अभी भी आंखें बंद किए खड़ा था। वो दिव्या की किस का कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। वहीं अब दिव्या अपना कंट्रोल खो रही थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने खुद पहल करके देवांश को किस की थी। दिव्या अभी भी देवांश को किस किए जा रही थी बल्कि अब उसकी किस और पैशनेट हो गई थी।
दिव्या ने अपने दोनों हाथों में देवांश का चेहरा भरा हुआ था। अभी भी उसने अपनी आंखें खोलकर देवांश को देखा नहीं था। देवांश भी दिव्या के इस रिएक्शन से थोड़ा हैरान था कि दिव्या इतनी डेस्परेट क्यों साउंड कर रही है। वो देवांश के होठों को ऐसे किस कर रही थी जैसे मानो वो जन्मों से प्यासी हो। करीब 10 मिनट बाद दिव्या देवांश के होठों से अपने होठ अलग करती हैं। उसने देवांश अलग होकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया था। उसे बहुत शर्म आ रही थी कि आज उसे हुआ क्या था। उसने तो सिर्फ देवांश का गुस्सा कम करने के लिए देवांश को किस की थी, पर वो इतनी डेस्परेट क्यों हो रही थी। वहीं दिव्या ने अपना काम तो कर ही दिया था। उसने देवांश का गुस्सा खत्म ही कर दिया था और अब देवांश दिव्या के एक गाल पर हाथ रखकर उसका चेहरा अपनी तरफ करता है। साथ ही उसने कहा, ओपन योर आइज लिटिल बेबी। देवांश की बात सुन दिव्या अपनी आंखें खोल लेती है, पर अभी भी उसने देवांश के तरफ देखने की हिम्मत नहीं की थी। उसने अपना सिर नीचे की ओर झुका रखा था। देवांश ने दिव्या के सिर से अपना सिर जोड़ते हुए कहा, क्या कर रही थी तुम अभी? दिव्या, जिसने अभी भी अपनी नजरें झुका रखी थी, उसने अपना चेहरा ऊपर किया और देवांश की आंखों में देखने लगती है। दिव्या देवांश की आंखों में देखते हुए उसकी गर्दन के दोनों तरफ अपने हाथ बांध देती है। उन दोनों के बदन एक दूसरे से पूरी तरह से चिपके हुए थे। दिव्या ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला कि उसकी एक आंख निकल गई। दिव्या ने एक नज़र नीचे की तरफ देखा और साथ ही उसने देवांश से कहा, देव, वो मुझे नीचे कुछ हार्ड चुभ रहा है। देवांश जानता था कि दिव्या को क्या चुभ रहा है। उसने जानबूझकर दिव्या की निचली बॉडी पर अपनी बॉडी से प्रेशर डालते हुए दिव्या से पूछा, यहाँ कुछ चुभ रहा है क्या? देवांश की इस हरकत पर दिव्या की आंखें एकदम से फैल गई। साथ ही उसने देवांश की पकड़ से छूटने की कोशिश करते हुए कहा, देव, क्या कर रहे हो? वही तो मैंने तुमसे पूछा, तुमने मुझे किस करके क्या किया? हाँ, अब मेरी बॉडी हार्ड हो रही है और आई वांट यू। मैंने तुम्हें बुलाया तो किसी और काम से था, पर सबसे पहले आई वांट यू बैडली। ये बात देवांश ने दिव्या के बिल्कुल करीब आकर उसके कान में कही और साथ ही उसने अब दिव्या के ईयरलॉब को बाइट कर लिया। देवांश ने दिव्या को जरा भी संभलने का मौका नहीं दिया। उसने जल्दी से दिव्या को अपनी गोद में उठाया और सोफे की तरफ बढ़ गया। देवांश ने दिव्या को संभलने का मौका नहीं दिया और झट से उसके ऊपर आ गया। देवांश की इन हरकतों से दिव्या बस हैरान पे हैरान होती जा रही थी। दिव्या अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहती है, देव, देव, क्या कर रहे हो? हम तुम्हारे ऑफिस में हैं। कोई आ जाएगा। इतना कह दिव्या देवांश की आंखों में देखती है, जहां देखते ही दिव्या की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, क्योंकि देवांश की आंखों में इस वक्त दिव्या को पाने की एक अलग ही खुमारी छाई हुई थी। देवांश अपनी आंखों में खुमारी लिए दिव्या से बोला, लिटिल बेबी, ये बात तुम्हें अब याद आई है कि हम दोनों मेरे ऑफिस में हैं। जब तुम मुझे किस कर रही थी तब तुम्हें नहीं पता था कि हम मेरे ऑफिस में हैं। हाँ। इतना कह देवांश दिव्या के ऊपर झुकने लगता है और झट से दिव्या के होठों पर अपने होठ टिका देता है। देवांश की किस बहुत ही पैशन से भरी हुई थी, वहीं दिव्या भी ना चाहते हुए देवांश का साथ देने पर मजबूर थी, क्योंकि आज पता नहीं क्या हुआ था कि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे देवांश दिव्या की सारी बॉडी पर अपने हाथों से हरकत कर रहा था। दिव्या उसके हाथों का टच अपनी बॉडी पर पाकर सिहर रही थी और साथ ही उसकी दबी हुई आह निकल रही थी। दिव्या और देवांश अपनी दुनिया में मस्त थे कि देवांश का फोन बजने लगता है। देवांश ने फोन को पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। दिव्या और देवांश की किस टाइम के साथ साथ डीप और पैशनेट होती जा रही थी। दोनों की अपने आसपास की कोई खबर नहीं थी कि तभी फिर से फोन बजता है। देवांश ने दिव्या को किस करते हुए अपनी गोद में उठाया और अपने टेबल की तरफ बढ़ गया। देवांश ने दिव्या को किस करते हुए अपना फोन उठाया और कुछ चेक करने लगा। उसने एक बार किसी को मैसेज किया और जल्दी से अपना फोन साइलेंट कर दिया। अब तक भी उन दोनों की किस ब्रेक नहीं हुई थी। देवांश दिव्या को वहीं टेबल पर बिठा देता है। कुछ देर उनकी किस ऐसे ही चलती रही। वहीं रोहित को कि कब से देवांश को कॉल कर रहा था, क्योंकि उसकी एक अर्जेंट मीटिंग थी। रोहित ने देखा कि देवांश ने उसका कॉल पिक तो नहीं किया, पर उसने एक मैसेज जरूर भेजा था कि मैं अभी अपनी बीवी के साथ बिजी हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी एंड कैंसिल ऑल द मीटिंग्स फॉर टुडे। और कोई भी मेरे फ्लोर पर आना नहीं चाहिए, और अगर कोई आया तो जिंदा वापस नहीं जाएगा और तुम भी नहीं।
देवांश का ऐसा खूंखार मैसेज पढ़कर रोहित के पसीने छूट गए थे। उसने जल्दी से देवांश की लिफ्ट के बाहर 4 बॉडीगार्ड्स को खड़ा कर दिया ताकि कोई भी ऊपर ना जाने पाए। वहीं दिव्या और देवांश अभी भी एक दूसरे को किस करे जा रहे थे, पर जब दिव्या को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी तो देवांश ने दिव्या के होठों को छोड़ दिया और जल्दी से उसकी गर्दन पर धावा बोल दिया। देवांश बहुत ही डेस्परेटली दिव्या की गर्दन पर किस कर रहा था। देवांश किस के साथ साथ दिव्या को बाइट किया जा रहा था। देवांश ने दिव्या के पल्लू को उसके कंधे से नीचे सरका दिया। अब देवांश को दिव्या का क्लीवेज, उसकी कॉलर बोन सब कुछ दिखाई दे रहा था। देवांश दिव्या के क्लीवेज पर किस करने लगता है, साथ ही वो हल्का सा बुदबुदाता है, नाउ आई कांट कंट्रोल। वहीं दिव्या चुपचाप देवांश के बालों में अपनी उंगलियां चलाई जा रही थी। बीच बीच में उसकी सिसकियां भी निकल रही थी क्योंकि देवांश किस के साथ साथ बाइट भी कर रहा था। देव प्लीज धीरे करो ना। देवांश धीरे धीरे दिव्या की कमर सहला रहा था। देवांश अब तक दिव्या की ऊपर बॉडी के सारे कपड़े निकाल दिए थे। दिव्या को फील हो रहा था कि वो दोनों ऑफिस में है, कहीं कोई आ ना जाए। पर देवांश बेफिक्र था। बेचारी दिव्या को क्या पता उसके पति ने क्या धमकी दी है रोहित को। कुछ ही देर में दिव्या और देवांश के कपड़े फ्लोर पर इधर उधर पड़े हुए थे और दोनों अपनी दुनिया में खोए हुए थे। जहां देवांश अपनी मूवमेंट बढ़ाए जा रहा था वहीं दिव्या की सिसकियां बढ़ती जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ शिमला में इस वक्त नील अपने होटल के रूम में था। वो यहां पर किसी जरूरी प्रोजेक्ट के लिए आया हुआ था। नील इस वक्त शावर लेकर बाहर आया था क्योंकि उसे मीटिंग के लिए निकलना था। उसका लंच था क्लाइंट के साथ। नील कुछ ही देर में रेडी हो चुका था और अभी वो मिरर के सामने खड़ा हुआ अपने आप को मिरर में देख रहा था। तभी उसका फोन रिंग करता है। नील ने फोन की तरफ देखा जो कि उसके सामने ड्रेसिंग टेबल पर ही पड़ा था, तो उसने देखा कि उसके फोन पर गुंजन का कॉल आ रहा था, साथ ही गुंजन की फोटो भी शो हो रही थी। गुंजन का कॉल आता देख और उसकी फोटो देखकर नील के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। नील ने जल्दी से कॉल पिक किया। उसके कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से गुंजन की आवाज आई, कहाँ हो तुम नील? तुम्हें पता है ना घर में शादी है। आई नो तुम्हारी इम्पोर्टेंट मीटिंग है, बट जितना हो सके उतनी जल्दी घर आओ। यू नो मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी है और मुझे तुम चाहिए जल्दी से जल्दी। नील चुपचाप गुंजन की सारी बातें सुन रहा था और इस वक्त उसके होठों पर मुस्कान खिली हुई थी क्योंकि उसकी मोहब्बत उसके ऊपर अपना हक जता रही थी। तभी गुंजन फिर से बोली, तुम सुन भी रहे हो या नहीं? नील ने एकदम से होश में आकर गुंजन से कहा, हाँ मेरी माँ, मैं सुन रहा हूँ और जल्दी आ जाऊंगा दिल्ली। बस 1 हफ्ते की बात है। गुंजन कुछ सोचते हुए, ओके, बट मेरे लिए जरूर शिमला की कुछ फेमस स्वीट डिश लेकर आना। और अगर तुम ना लाए मिस्टर नील वाधवा तो फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। नील मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा ठीक है मिस गुंजन सिंघानिया, यह नाचीज जरूर आपकी फरमाइश पूरी करेगा। तभी गुंजन ने देखा कि लंच टाइम ओवर हो गया है तो उसने नील से कहा, चलो ओके बाय, अब मैं रखती हूँ, मेरा लंच टाइम ओवर हो गया है, मुझे रचित एंड कंपनी के प्रोजेक्ट पर वर्क करना है, अभी के लिए बाय, बाद में बात करूंगी। इतना कहकर गुंजन कॉल कट कर देती है। वहीं नील गुंजन की बातों को सुन मुस्कुराते हुए अपने बालों में हाथ घुमाता है, साथ ही उसने अब अपने फोन में गुंजन की फोटो की तरफ देखते हुए कहा, बस अब और इंतजार नहीं होता मेरी जान, जल्द से जल्द तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। नहीं जानता कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, पर एक बात जरूर है कि मेरा प्यार कभी तुम्हारे लिए कम नहीं होगा, किसी भी हालत में नहीं। बस मैं 1 हफ्ते बाद तुमसे मिलूंगा और अपने दिल की बात तुम्हारे सामने रख दूंगा। और अगर तुम मुझे प्यार नहीं भी करती तो भी मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहूंगा। इतना कह नील जल्दी से अपने आप को एक नज़र मिरर में देखता है और अपना लैपटॉप और फाइल लेकर लंच मीटिंग के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ सुहान के केबिन में सुहान ने पाखी को इस वक्त अपनी गोद में बिठा रखा था और वो अपने लैपटॉप पर काम किए जा रहा था। तभी पाखी ने सुहान से कहा, सुहान अब तो मुझे जाने दो, पिछले आधे घंटे से तुमने मुझे था यहाँ अपनी गोद में बिठा रखा है और कर तुम काम रहे हो। पाखी की बात सुन सुहान अपना सिर झुकाकर पाखी की आंखों में देखते हुए कहता है, व्हाट डू यू मीन बाय कि मैं तुम्हें गोद में बिठाकर अपना काम कर रहा हूँ? कुछ और करना चाहिए क्या?
इतना कहकर सुहान पाखी के चेहरे की तरफ झुकने लगता है और ये देख तो पाखी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। एक तो पाखी सुहान की गोद में बैठकर कंफर्टेबल फील कर रही थी, ऊपर से सुहान उसे किस करने के लिए झुके जा रहा था।